Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3. Okay, this is third lecture number 3 of this series that is known as types of motion. Okay. So आज का हमारा टॉपिक क्या है? काइनेटिक्स. ओके, काइनेटिक्स क्या ब्रांच है वो सब हम आगे स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में. ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. डेफिनेशंस. ओके, तो पहले काइनेटिक्स का डेफिनेशन देखते हैं कि काइनेटिक्स एक्चुअली होता क्या है. ओके, सो देखो क्या है, ये एक ब्रांच है डायनामिक्स का. ओके, डायनामिक्स मीन्स ट्रांसफ़र. ओके, तो उसका एक ब्रांच है ये. ओके, मीन्स फिजिक्स में ही है ये ब्रांच. एंड विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडीज इन मोशन बाय कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन. ओके, तो ये क्या करता है कि फोर्सेज जो बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट हो रहे. ओके, मोशन में जब बॉडी होती है वो टाइम पे उस पर जो फोर्सेज एक्ट होंगे उस बॉडी के फोर्सेस पे ये एक्चुअली स्टडी करता है. कैसे स्टडी करता है? बाय कंसिडरिंग दी फोर्सेस कॉजिंग दी मोशन. ओके, जो मोशंस एक्चुअली उस पर हो रहे हैं, ओके है ना, उसी मोशन को कंसिडर करके वो एक्चुअली स्टडी किया जाता है काइनेटिक्स में. ओके, ये जो ब्रांच है इसी ब्रांच को काइनेटिक्स बोला जाता है. ओके, ये चीज़ है. देन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. देखो अभी क्या है, मोमेंटम. मोमेंटम क्या चीज़ रहती है? देखो, सो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, मोमेंटम. ओके, सो इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी. मतलब कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक खुद का एक मोशन क्रिएट हो गया वहाँ पे. ओके, कंटिन्यूसली वो वैसे जा रहा है. अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो समझ लेना कि उसका स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम है. ओके, तो उसी को बोला जाता है मोमेंटम. ओके, मतलब मोशन उसने जो बॉडी की है, ओके, जब वो मूव कर रही है उसी को बोला जाता है मोमेंटम. ओके, सो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. मतलब जो मोमेंटम है बॉडी का वो एक्चुअली क्या है, वो एक प्रोडक्ट है मास का एंड उसकी वेलोसिटी का. ओके, मतलब मास एंड वेलोसिटी का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक्चुअली क्या होगा, उसका बॉडी का मोमेंटम होगा. ओके, सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. यही होगा, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी. यहाँ ऐसे लिखा जाता है. ओके, मोमेंटम का ये फॉर्मूला है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, एम इज इक्वल टू वी. ओके, आपको न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ हो सकता है. ओके, अब ऐसा यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट देखो कैसे फाइंड करेंगे, मास किलोग्राम में होता है इंटू देखो क्या वेलोसिटी कैसा रहता है, मीटर पर सेकंड में हम वेलोसिटी देखते हैं तो मीटर पर सेकंड आएगा. ओके, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड. ओके, ये एक्चुअली क्या बनेगा, और न्यूटन सेकंड. ओके, ये एक्चुअली मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो जाएगा. और जो मोमेंटम है ये एक्चुअली कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब इसको क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ चाहिए इसको. ओके, डायरेक्शन भी चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली ये मोमेंटम बॉडी पजेस कर रही है. ओके, ये मोमेंटम, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायमेंशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर देंगे. ओके, तो डायमेंशन देखो इसका कैसा आएगा, तो मास है इसका मतलब क्या आएगा, जो एल एम टी है. ओके, एम एल टी, तो एम वन आएगा. एल जो है वो कितना आएगा, यहाँ पे लेंथ कितना है, मास इंटू वेलोसिटी है. लेंथ यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस मतलब वो एल ही रहता है. तो एल वन आएगा अपॉन टाइम है, मतलब टाइम नीचे आएगा एक. ओके, टाइम एक नीचे आएगा और मास ऊपर का वैसे का वैसा रहेगा. ओके, तो टाइम नीचे आया इसका मतलब -1 यही हो जाएगा. ओके, मास एक. ओके, तो ये ऐसा बनेगा m1 l1 t1 d-1. ओके, ये एक्चुअली क्या बन गया इसका मोमेंटम का, ये मोमेंटम का डायमेंशन बन गया. ओके, ऐसा आप किसी भी क्वांटिटी के बना सकते हो. और हमने जब भी लास्ट सेम में हमने स्टडी किया था, जब भी यूनिट्स एंड तभी वो जो यूनिट था हमारा, तो उसमें हमने ये सब देखा था, डायमेंशंस कौन से थे. ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये समझ गए होंगे कि मोमेंटम क्या चीज़ रहती है. मतलब हम अगर कैसे भी चल रहे हैं, ओके, कैसे भी चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो टाइम पे जो हमारी बॉडी का जो मोशन है उसी को एक्चुअली बोला जाता है मोमेंटम. ओके, और अगर बीच में कुछ आ गया तो क्या होता है, हम रुक जाते हैं एकदम से या फिर गिर जाते हैं. ओके, उसको टकरा के,
तो क्या हो गया वहाँ पे मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया, हमारा मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया। ओके, और उसके वजह से वो हम गिर गए। ओके ना, ऐसा है। नेक्स्ट देखो क्या है, इम्पल्स क्या चीज़ रहती है। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, इम्पल्स क्या रहता है, जो मोमेंटम के बीच में जो चेंज हो रहा है उसी को एक्चुअली बोला जाता है इम्पल्स। ओके, तो यही है, देखो मोमेंटम यहाँ पे पास कर रहा है, ये गाड़ी का ये मोमेंटम है, वो उसने क्या किया, दूसरे गाड़ी को भी वो मोमेंटम दे दिया। ओके, धक्का मार के। दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये जो चेंज रहता है मोमेंटम का, मतलब पहले ऐसे जा रहा है फिर बाद में ऐसे जा रहा है। मतलब देखो ये रुका हुआ जो गाड़ी है, देखो यहाँ पे ये जो गाड़ी है इसका पहले यही था। ओके, रुका हुआ था, बाद में एकदम से उसको दूसरा मोमेंटम मिल गया एकदम से, तो वहाँ पे वो मोमेंटम में कुछ चेंज हुआ ना उसके, तो वही रहेगा। तो वो फाइंड कैसे करेंगे हम, तो पहला उसका फाइनल मोमेंटम। ओके, तो वो एम वी आएगा, क्योंकि वी फाइनल वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी था ना मोमेंटम का फॉर्मूला, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो क्या है, एम इज इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी, यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आएगी। ओके, अभी इम्पल्स का और एक डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन देखो क्या है। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ऑन ए बॉडी एंड द वेरी स्मॉल टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स। ओके, तो ये प्रोडक्ट है कि जो लार्ज फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है उस पर, और जो बहुत कम टाइम जो है जिसके लिए वो ये फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, उस टाइम को, ओके, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को एक्चुअली बोला जाता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या रहेगा, जो फोर्स आ रहा है वो और टाइम, मतलब फोर्स और टाइम दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा, सिंस इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, मोमेंटम का जो चेंज है वही है इम्पल्स, तो इसलिए क्या जो मोमेंटम का यूनिट है वही यूनिट आएगा इसका। ओके, तो ऐसा यूनिट क्या रहेगा इम्पल्स का, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और न्यूटन सेकंड भी आ सकता है। ओके, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम है ना ये, इसलिए न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। और जो इम्पल्स है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे इसको भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इम्पल्सिव फोर्स क्या रहता है। देखो अभी इम्पल्सिव फोर्स देखो इम्पल्स से रिलेटेड है। इम्पल्सिव फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, एंड प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। मतलब कुछ टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट होता है, बस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब उसमें चेंज, मोमेंटम में चेंज बहुत बड़ा रहता है वहाँ पे। ओके, ये इसी को बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, ये फुटबॉल का एग्जांपल है। फुटबॉल में जब प्लेयर बॉल को हिट करता है, ओके, तब क्या होता है, हियर द किक अप्लाइड बाय फुटबॉल प्लेयर इज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स मतलब जो किक जो दिया जाता है वो इम्पल्सिव फोर्स से दिया जाता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये किक दे दिया इसने फुटबॉल प्लेयर ने, तो उसका इफेक्ट देखो कैसा हुआ, वो डायरेक्ट उधर नेट के अंदर चला गया एकदम से। ओके, ये चला, तो ये एक्चुअली था इम्पल्सिव फोर्स, वहाँ पे एक्ट करते हैं। ओके, इम्पल्सिव फोर्स उस पर दिया जाता है, इसलिए वो बहुत दूर तक जाता है। इम्पल्सिव फोर्स इज अ रेट ऑफ इम्पल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या है, रेट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का जितना रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिवाइड बाई टी। ओके, इसका इम्पल्स पर यूनिट टाइम, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स पर यूनिट टाइम। इम्पल्स कितना होता है, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पे कितना इम्पल्स हो रहा है एक्चुअली। ओके, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, इसी को एक्चुअली बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्स। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इज न्यूटन। तो इम्पल्सिव फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या आएगा, न्यूटन ही आएगा, क्योंकि एक फोर्स है, फोर्स के यूनिट्स हमेशा न्यूटन ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इक्वेशन। तो न्यूटन जो है साइंटिस्ट, ओके, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या किया है कि कुछ हमें लॉज दिए हैं। ओके, मोशन के लॉज दिए, वो लॉज हम देखेंगे। ओके, 3 मेन लॉज है। ओके, उसमें का फर्स्ट लॉ देखते पहला, न्यूटन्स, उसको बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया हमें मालूम है, हमने देखा इनर्शिया क्या चीज़ रहती है। ओके, जो एक्चुअली मोशन को रुकाने का काम करती है ना, या फिर जो मोशन में है बॉडी, ओके, तो उसको रोकने नहीं देती। ओके, उसी चीज़ को बोला जाता है, जो प्रॉपर्टी है जो बॉडी की है, इसी को इनर्शिया बोला जाता है। ओके, तो स्टेटमेंट देखो क्या है, इट स्टेट्स दैट every body continues in its state of rest or of union motion in a straight line unless it is acted upon by some external agency। ओके, या फिर एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या रहता है कि
कोई भी बॉडी है जो एक्चुअली मोशन में है, ओके, मतलब कंटिन्यू मूव कर रही है या फिर रुकी हुई है एक जगह पे, ओके, रुका हुआ है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता तब तक वो वैसे ही रहेगी, ओके, उसका कुछ चेंज नहीं हो सकता जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर तब तक लगाया नहीं जाता है तभी तक, ओके, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया रहता है ना, वो इनर्शिया उसको कंटिन्यू, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रखता है, अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रखता है, ओके, वो चीज़ रहती है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इसलिए क्या होता है जो बॉडी रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी, एंड बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, और जो मोशन में है बॉडी, ओके, वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। जब तक उसके बीच में कुछ ये नहीं आता, कोई फोर्स नहीं आता एक्सटर्नली, तब तक वो ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो गाड़ी है देखो ऐसा, ये जो जा रहा है कार, तो ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू एक डायरेक्शन में जा रही थी, ओके, लेकिन क्या हो गया बीच में ये अभी दीवार आ गया, ओके, तो उसमें क्या हो गया, गाड़ी तो रुक गया लेकिन वो आदमी जो था अंदर का वो भी मोशन में था ना, मोशन में था, तो क्या हुआ इनर्शिया की वजह से क्या वो कंटिन्यू मोशन में ही रह गया, और उसके लिए वो पूरा निकल आगे वहाँ पे गिर गया, ओके, ऐसा। न्यूटन्स अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो क्या है, इसका स्टेटमेंट देखो, इसको हम और एक बोलते हैं कि इसको लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम का लॉ है ये, ओके। तो ये स्टेटमेंट क्या है देखो, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। तो क्या है, क्या होता है, ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो चेंज है, ओके, किसी भी बॉडी का, ये एक्चुअली किससे प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स है, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंट, मतलब मोमेंटम जितना ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा हमें फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, और एंड प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ओके, और फोर्स की डायरेक्शन में एक्चुअली ये एक्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है। तो मोमेंटम में फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें मास अगर ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन बताया ना इधर, बॉडी प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ओके। तो इसलिए क्या हो गया, अगर मास ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही चीज़ दिखाई, देखो यहाँ पे एक हल्का सा है, ओके, तो यहाँ पे कम, फर्स्ट पर्सन को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, बट यहाँ पे जो ये दूसरा सेकंड पर्सन है ये बहुत हैवी है, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ओके, अगर उसको ये करना है तो, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो क्या होगा, मोमेंटम की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ज़्यादा मोमेंटम के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सेकंड में, ओके। यही चीज़ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ये रिप्रेजेंट करता है, ओके, ये चीज़ है। तो आपको ये समझ गया होगा यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम कैसे होता है, वो मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूला में आपने देखा है मास इंटू वेलोसिटी, ओके। तो एक तो वेलोसिटी बढ़ा दो या फिर मास बढ़ा दो, कोई भी एक चीज़ बढ़ा दो तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो वही, देखो क्या है यहाँ पे, जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो कैसा होगा, मोमेंटम के साथ, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यहाँ पे क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे चेंज लिखा है mv माइनस mu, ओके, ये डिवाइड बाई टी। यहाँ पे क्या है, f जो है वो फोर्स है, mv जो है वो फाइनल मोमेंटम है, माइनस mu जो है वो इनिशियल मोमेंटम है, t जो है वो टाइम है, स्मॉल m मास है, u है वो इनिशियल वेलोसिटी, और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी। अभी क्या यही फॉर्मूला है, तो इसमें से m कॉमन निकाल दिया, v माइनस यू बाई टी। अभी v माइनस यू बाई टी है वो क्या है, देखो वेलोसिटीज़ के चेंज है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो एक्चुअली क्या रहती है, एक्सेलरेशन रहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a पुट कर देंगे, m की जगह पे एक v माइनस यू बाई टी के जगह पे a पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, मतलब क्या होगा, f इक्वल टू ma। यहाँ पे कांस्टेंट हमने लिया है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, ओके, जो कुछ कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। तो कांस्टेंट 1 अगर कंसिडर करते हैं तो f इजिकल क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। मतलब हमें फोर्स अगर बढ़ाने के लिए हमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको न्यूटन सेकेंड लॉ भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लॉ में क्या चीज़ है यहाँ पे, ओके, जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी में उतना ज़्यादा उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, ये भी याद रखो।
ओके, ये आप फॉर्मूला से भी, यहाँ के फॉर्मूला से भी बता देते क्योंकि कि मास भी यहाँ पे फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका भी देखते हैं। देखो, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ओके, एक्शन रिएक्शन होता है, मतलब एक तरह का एक्शन भी होता है, उसका फिर रिएक्शन भी निकलता है। ओके, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये बहुत इजी है और समझने में बहुत इजी लॉ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, स्टेटमेंट से ही आप समझ जाओगे। स्टेटमेंट देखो क्या है, इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई एक्शन हम करते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में, ओके, मतलब सेम अमाउंट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, उसका क्या होता है, रिएक्शन निकलते हैं। ओके, रिएक्शन निकलते हैं। अगर हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द स्विमिंग। जो स्विमिंग करने वाले जो पर्सन्स रहते हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अ स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड। तो क्या आ जाता है, जो स्विमर रहता है, जो एक्चुअली स्विमिंग करता है, ओके, तो क्या करता है, पानी को पीछे ढकेलता है। पीछे ढकेलता है मतलब उसने कुछ एक्शन किया। ओके, अभी क्या है, पानी चुप नहीं बैठेगा, पानी को भी कुछ ना कुछ तो एक्शन, अभी इसने एक्शन किया तो पानी रिएक्शन दिखाता है। तो रिएक्शन कैसे होगा, एंड द वाटर पुशेस हिम फॉरवर्ड। और क्या करता है, वो पीछे ढकेलता है पानी को, पानी उसको आगे ढकेलते रहता है। तो पानी क्या कर रहा है, वहाँ पे रिएक्शन कर रहा है विथ इक्वल फोर्स। मतलब जितना फोर्स से वो पानी को पीछे करेगा उतने ही फोर्स से पानी उसको आगे ढकेल देगा। ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे। देखो, ये ड्रैग फोर्स आता है ऐसा, ओके, इसमें। और ये ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए ये बॉडी पोस्चर को ऐसा पूरा सीधा रखोगे तो ड्रैग फोर्स कम हो जाता है। ओके, और जब ये ऐसा टेढ़ा रहेगा तो ड्रैग फोर्स यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर ड्रैग फोर्स। ओके ना। अभी क्या है, नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ जो है, ओके, ये क्या है, देखो उसको, वो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर इम्पैक्ट रिमेन्स अनचेंज आफ्टर इम्पैक्ट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब क्या है कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट, ये क्या बोलता है कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी दो सिस्टम, दो या दो से ज़्यादा अगर कोई भी बॉडीज है जो एक दूसरे पे कोलाइड होते, ओके, तो उनका जो मोमेंटम है, ओके, अगर वो इम्पैक्ट के पहले अगर अनचेंज है एंड आफ्टर इम्पैक्ट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं, और कुछ एक्सटर्नल फोर्स उन पर एक्ट नहीं हो रहा है, वो सेम ही रह रहे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि उनका मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो यहाँ पे कैसे दिखाया, देखो दो यहाँ पे ये चेरीज दिखाई दे रही है। देखो, ये नेचुरल एग्जांपल है, मतलब ये नेचर का एग्जांपल है। तो ये दोनों एक दूसरे पे देखो कोलाइड होते उसके बाद देखो ऐसा दोनों वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब क्या होगा, इसने भी उस पर कुछ फोर्स एक्ट किया, उसने भी एक्ट कर दिया, और दोनों फिर वहाँ पे कंजर्व हो गया। मतलब यहाँ पे जो उनका मोमेंटम था वो एक्चुअली क्या हो गया, कंजर्व हो गया। ओके ना, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने मोमेंटम पास ऑन कर दिया, और इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन देखो क्या क्या है। फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस है। पहले तो है सेफ्टी सीट बेल्ट इन कार। मतलब कार में सेफ्टी सीट बेल्ट हमने क्यों यूज़ किया। ओके, मैंने जो पहले दिखाया एग्जांपल कि जो कार का है, देखो कैसे हो जाता है, मोमेंटम में बॉडी रह जाती है, इसलिए वो आदमी उड़ के डायरेक्ट आगे गिर गया। ओके, जैसे उसने ब्रेक मारा, तो ब्रेक तो मारा नहीं, वो गाड़ी टकरा गई। ओके, बट यहाँ पे देखो क्या है, अगर हमने सडन ऐसा ब्रेक अप्लाई किया गाड़ी कार के, तो एकदम से रुक जाता है। तो क्या होता है, कार के अंदर जो आदमी है उसको एकदम आगे फॉरवर्ड फोर्स ऐसा आ जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है एकदम से, एंड मे कोलाइड ऑन डैशबोर्ड पे वो कोलाइड होने के भी चांसेस है ड्यू टू इनर्शिया। ये इनर्शिया की वजह से ही होता है। तो ये जो इम्पैक्ट है इसको अगर रोकना है हमें, तो इसलिए फिर सीट बेल्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, ओके, सेफ्टी के लिए। और फिर ऐसा ही सेम चीज़ एरोप्लेन में भी होता है। इसलिए क्या, एरोप्लेन में भी टेक ऑफ के टाइम पे सीट बेल्ट पहने जाते हैं। बेन मेरी गो राउंड जो रहता है, मतलब जो आपने ये देखा होगा कुछ जो खेलने के लिए वगैरह चीज़ रहती है, छोटे बच्चे का रहता है। ओके, जहाँ पे ऐसा घोड़े जैसा ऐसा, मतलब हॉर्स की तरह ऐसा लगाया जाता है, और ये गोल गोल घूमते रहते हैं। मतलब आपने अगर कोई मेला वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें रहती है घूमने वाली। ओके,
और वो यहाँ पे ऐसा ये ऐसा रहता है, ओके। यहाँ पे ऐसे लगाए जाते हैं, ये घूमते रहते हैं, ओके। तो उसमें भी क्या रहता है, सीट बेल्ट लगाई जाती है। तो सीट बेल्ट जहाँ पे भी लगाए जाते हैं तो वो उसी के वजह से लगाए जाते हैं। डस्ट इट ऑफ, तो टूल ये क्या है देखो, द डस्ट इन योर बेड क्लोज चेयर्स रिमेन्स इंटैक्ट ड्यू टू इनर्शिया अनलेस यू डस्ट इट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूज सिंग एनी टूल, ओके। मतलब क्या होता है, जो हमारे बेड है, क्लोज से चेयर्स, उस पर कुछ डस्ट रहते हैं, ओके। तो वो डस्ट भी वहीं पे रहते हैं, वो वहाँ से हिलते नहीं है क्योंकि इनर्शिया की वजह से। तो उनको वहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डस्ट इट ऑफ करना पड़ता है। मतलब उसको मार मार के उस पर से वो पूरा, मतलब बेड पर से वगैरह हमें धूल वगैरह निकालना पड़ता है, ओके। रिमूविंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम अ ट्री, मतलब फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो है उनको ट्री से निकालने के लिए हमें पहले ट्री को हिलाना पड़ता है। एंड जो स्टेशनरी फ्रूट्स एंड फ्लावर विल ब्रेक अवे एंड फॉल डाउन, जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है वहाँ पे वो क्या होता है, थोड़ी देर में गिर जाते हैं, ओके। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम जो रहता है घड़ी के अंदर भी रहता है, ओके। जो तो वो उसका क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब आगे पीछे जाता रहता है। और वंस पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड इट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम एक्सट्रीम एंड टू मीन पोजीशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम एंड ड्यू टू इनर्शिया। तो वो कंटिन्यू यहाँ से वहाँ से क्यों जाता है, इनर्शिया की वजह से आता है। देन नेक्स्ट क्या है, टू टाइटन द हेड ऑफ द हैमर ऑन टू द वुडन हैंडल यू हैव टू बैंग द बॉटम ऑफ द हैंडल ऑन द हार्ड सर्फेस। मतलब हमें अगर हैमर के लिए वो वुडन हैंडल जो रहता है उसका, लकड़ी का जो रहता है, उसको अगर फिट करना है उसके अंदर, तो हमें नीचे के साइड से उसको मारना, पटकना पड़ता है, ओके ओके, किसी भी हार्ड सरफेस पे। रिमूविंग हनी, ओके, अगर अब हनी निकालना है हमें, केचअप फ्रॉम द बॉटल यूजिंग अपर टेक्निक यू हैव टू हाल्ट अ स्पीड डाउन मूविंग अ बॉटल, ओके। नीचे से बॉटल को थोड़ा सा ये करना पड़ता है, ओके, तभी वो हनी निकलता है उसमें से। वाइल राइडिंग अ स्केटबोर्ड, अगर स्केटबोर्ड हमें राइड करनी है, ओके, यू फ्लाई फॉरवर्ड ऑफ द बोर्ड व्हेन हिटिंग अ रॉक, ओके। किसी भी रॉक को अगर आप हिट करते हो तो आप कैसे बॉडी एकदम से फॉरवर्ड हो जाती है। टेक्निक यूज इन ड्रॉप द कॉइन एक्सपेरिमेंट, अगर ड्रॉप द कॉइन एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे भी ये टेक्निक यूज है। तो कैसे, प्लेस अ कॉइन ओवर द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा जाता है। एंड नाउ प्लेस अ कार्डबोर्ड ऑन अ ग्लास, ये ग्लास पे रखा जाता है। यू हैव टू क्विकली पुल द कार्डबोर्ड टू ड्रॉप इट इन अ ग्लास, ओके। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो कॉइन है वहाँ पे रुका हुआ है वो ग्लास इसके ऊपर, तो हमें अगर उसको रुका ही रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्विकली उसको पेपर को नीचे से हटाना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, वो वहीं पे रुका रहेगा और पेपर नीचे से गायब हो गया, मतलब क्या हो गया, वो नीचे गिर जाएगा एकदम से। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एप्लीकेशन है सेकंड लॉ के, उसमें क्या है देखो, कैच द बॉल। पहले क्या है कि बॉल को कैच करना है। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपने हाथ को पीछे कर दे, ओके, जब भी कैच करते हो भी। वाइल कैचिंग द बॉल विच प्रोवाइड्स बॉल मोर टाइम टू लूज इट स्पीड, तो वो क्या करता है, बॉल को थोड़ा टाइम देता है उसकी स्पीड कम करने के लिए एंड मोमेंटम कम करने के लिए, ओके। पुशिंग अ टेबल, टेबल अगर हम खींच नहीं रहे उसको हम आगे ढकेल रहे, ओके, उसके एक्सेलेरेशन के साथ एंड फोर्स के साथ, तो उसको फोर्स भी रिक्वायर होता है। पुशिंग अ स्कूटर नीड्स लेस फोर्स देन पुशिंग अ कार, ओके। तो स्कूटर को पुश करने में हमें कम फोर्स लगता है कि कार से, क्योंकि उन दोनों के मास में डिफरेंसेस है ना, इसलिए। पुलिंग अ साइकिल विथ अ वन पर्सन ऑन इट नीड्स लेस फोर्स देन टू पर्सन ऑन अ साइकिल, ओके। तो मतलब 2 पर्सन है साइकिल पे, तो उनसे उन्हें में टाइम लगता है, लेकिन एक पर्सन इजीली पुल कर सकता है साइकिल को। टीम ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट बिग बॉक्स विथ मोर वेट, ओके। तो अगर ज़्यादा वेट का कोई बॉक्स है तो हमें एक टीम चाहिए होगी पूरा उसको उठाने के लिए। तो ये भी एग्जांपल है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट क्या है देखो, अब थर्ड लॉ के एप्लीकेशन से वो क्या है, फायरिंग ऑफ रॉकेट। रॉकेट जब फायर होता है तो क्या होता है, उसमें से हॉट गैसेस बाहर निकलते। जेट ऑफ हॉट गैसेस डाउन साइड ऑन अर्थ मेक्स रॉकेट टू मूव अप, मतलब नीचे से सब वो गैसेस निकल लेंगे, ओके, और उसके वजह से क्या होगा, ऊपर रॉकेट चला जाएगा। जेट एयरक्राफ्ट में क्या होगा, वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, हॉट गैसेस एक्सपेल्ड विच मेक्स मोशन और डाइवर्जन ऑफ जेट प्लेन ईजी, ओके। नेक्स्ट क्या है, लॉन स्प्रे स्प्रिंकलर, ओके। कैसा रहता है, स्प्रिंकलर रोटेट्स बिकॉज ऑफ जेट फोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम नोजल, तो जो फोर्स से जो वाटर बाहर निकलता है उसके वजह से वो स्प्रिंकलर एक्चुअली रोटेट करता है। जंपिंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर हम जंप करते हैं,
तो अर्थ भी हमारे ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करता है, ओके, जो फोर्स की वजह से एक्चुअली हम स्टेबल खड़े रहते हैं। स्विमर मूव्स फॉरवर्ड बाय पुशिंग वाटर बैक साइड। तो क्या है, ये स्विमिंग का एग्जांपल तो हमने देख लिया कि वो कैसे आगे जाता है। देन स्विमर पुशेस अगेंस्ट पुल वॉल विथ हिज फीट टू गेट स्पीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो मतलब वो वॉल को खींचता है क्योंकि उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो पुश बैक चेयर्स इन सिनेमा थिएटर, ओके। तो थिएटर में क्या होता है कि हम जो चेयर्स रहते हैं उसको पीछे खींचना पड़ता है, ओके। हेलीकॉप्टर क्रिएट लिफ्ट बाय पुशिंग एयर डाउन, ओके। तो हेलीकॉप्टर क्या करता है, वहाँ पे लिफ्ट कैसे क्रिएट करता है, बाय एयर को नीचे नीचे पुशिंग एयर डाउन, ओके, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाता है वो। बर्ड्स फ्लाई इन एयर बाय एक्सर्टिंग फोर्स इन एयर, ओके। बर्ड्स भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं तब जाके वो ऊपर उड़ सकते हैं। देन रिकॉयल ऑफ ए गन, इफ अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन बुलेट शूट्स आउट विथ, तो मतलब रिकॉयल वेलोसिटी भी रहती है। तो गन के अंदर वो क्या होता है, जैसे हम गन फायर करते हैं तो हमें पीछे के साइड फोर्स लगता है, ओके। इसका हम आगे देखने वाले हैं, ओके। तो देखो ये रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन देखेंगे तो गन इस तरह से रहती है, देखो। तो इसका क्या होता है कि हम यहाँ से बुलेट अप्लाई करेंगे, ओके, और हमें यहाँ से फिर पीछे भी वहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा, मतलब पीछे के साइड भी फोर्स लगता है। तो क्या करेंगे, अभी देखो m1 जो है मास ऑफ बुलेट है, m2 है वो मास ऑफ गन है, v1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और v2 जो है वो वेलोसिटी ऑफ गन है, ओके। बिफोर फायरिंग क्या होगा, गन एंड बुलेट वहाँ पे रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, मतलब यहाँ पे जीरो वेलोसिटी रहेगी। देयरफॉर वहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज जीरो है, ओके। आफ्टर फायरिंग क्या होता है, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड द गन मूव्स बैकवर्ड, गन पीछे आती है, बुलेट आगे जाती है। ये थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। अभी क्या होता है, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या रहेगा, देखो m1 v1 रहेगा, ओके उसका, और मोमेंट ऑफ गन क्या रहेगा m2 और v2 लेकिन पीछे के साइड है इसलिए क्या -v2 लिखेंगे हम, ओके। देन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गन मूव्स बैक, ओके। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग, तो टोटल मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या रहेगा m1 v1 माइनस m2 v2, ओके, ये रहेगा m1 v1 माइनस m2 v2। तो m1 v1 कैसा रहेगा, और टोटल मोमेंटम अभी जीरो है हमारा, हमने आगे पहले ही देख लिया कि टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर फायरिंग, ओके। तो वो कैसा बनेगा, अगर ये जीरो है तो क्या m1 v1 क्या बनेगा, इक्वल टू m2 v2 बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग तो कुछ मोमेंटम था नहीं, तो जीरो, और आफ्टर फायरिंग क्या है, m1 v1 माइनस m2 v2 है, तो क्या बनेगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और v2 क्या बनेगा अभी m1 v1 अपॉन m2, ओके। दिस गिव्स द रिकॉयल वेलोसिटी। तो यही है एक्चुअली रिकॉयल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओके, गन की रिकॉयल वेलोसिटी। तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये जो आदमी है इसने गन पकड़ा हुआ है, तो कोई फायर करता है तो उसके बाद पीछे उसका हाथ पीछे चला जा रहा है, ओके, गन पीछे आ रही है, ओके। तो वो गन पीछे आने का मतलब वो रिकॉयल वेलोसिटी की वजह से पीछे आ रहा है, रिकॉयल हो रहा है, ओके, और और बुलेट आगे जा रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. I hope you have understand. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.